बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ख्वाजा आसफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बास लोगों को आदत होती है कि दरमियान में टांग उड़ा देना ताकि दो पार्टीज के दरमियान जो नाराजगी है या जो क्लैशेस हैं वो खत्म ना हो सकें। चलें, ख्वाजा आसफ साहब ने क्या हरकत की है इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2024 में कितने अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे? क्या इमरान खान की सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाबी से जारी है या कि वो नाकाम हो चुकी? इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। मदारस की रजिस्ट्रेशन का तनाजा अब खत्म हो चुका है। सदर जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और अब ये बाकायदा कानून बन चुका है। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ग्रैंड अमन जिरगा कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहदा कराने में नाकाम हो गया। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मौलाना फजल रहमान साहब की ये बड़ी एक अचीवमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मामला काफी दिनों से बल्कि काफी महीनों से चल रहा था। ये खास तौर पर उस वक्त शुरू हुआ जब 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला चल रहा था। तो उस वक्त कुछ गिव एंड टेक और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ठीक है जी, हम आपके साथ चलते हैं, 26वीं आईनी तरमीम में आपको वोट कास्ट करते हैं, लेकिन उसके बदले में आपने मेरा ये मुतालबा तस्लीम करना है। वो मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मामला था। चलें, हुकूमत के दरमियान और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान मामला तय हो गया। 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर हो गई और मदारस की रजिस्ट्रेशन का बिल भी पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया गया, जिसको सेनेट ने भी और कौमी असम्बली ने भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ मंजूर कर लिया। लेकिन जब उसको सदर के पास भेजा गया तो सदर साहब ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। हालांकि कानून तो यह है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक कि जब भी कोई बिल पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद सदर के पास आएगा तो सदर ने 10 दिन के अंदर उसके ऊपर दस्तखत करने हैं या इतराज लगाकर उसको वापस भेज देना है। तो सदर साहब ने एक इतराज लगाकर उस बिल को वापस भेज दिया और बाद में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने जो भी इतराज था उसको रिमूव करने के बाद दोबारा से सदर के पास उसको भेज दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये बनता था कि सदर साहब या तो 10 दिन के अंदर उस बिल के ऊपर दस्तखत करेंगे और वो कानून बन जाएगा, और अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो 10 दिन गुजरने के बाद वो आज खुद ही कानून बन जाएगा। लेकिन सदर साहब ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए बल्कि मजीद इतराजात लगाकर उसको वापस भेज दिया। तो मौलाना फजल रहमान साहब इस बात के ऊपर नाराज हो गए और उन्होंने हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी कि आप बेईमान हैं, आप झूठे हैं, आप वादा खिलाफ हैं, आपने जो मेरे साथ बात की थी आप उससे मुकर रहे हैं। अब आप अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अब सदर साहब ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, वो दोबारा उसके ऊपर इतराज नहीं कर सकता था। अब ये कानून बन चुका है, ये एक्ट बन चुका है, अब इसका नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। मैं अदालत में जाऊंगा, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद में जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो मौलाना साहब हुकूमत के साथ काफी खफा हो गए, नाराज हो गए। तो मैं पहले भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर चुका हूं कि मौलाना को हुकूमत नाराज नहीं कर सकती। देखें, पहले इमरान खान साहब के साथ उनके मामला चल रहे हैं, वो अभी पेंडिंग हैं। इस्लामाबाद की तरफ कभी उनका मार्च, कभी पाकिस्तान बंद करने की बात, कभी पंजाब को बंद कर देंगे, कभी पाकिस्तान को बंद कर देंगे, कभी लाहौर को बंद कर देंगे वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब के साथ तो अभी हुकूमत के साथ मामला चल रहे हैं, वो किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचे। तो हुकूमत एक वक्त में दो महासों के ऊपर नहीं लड़ सकती थी। तो मौलाना साहब को तो वो किसी सूरत में भी नाराज नहीं कर सकते थे। और खास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम का जब मामला था तो मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत के ऊपर बड़ा एहसान किया था। अगर उस वक्त मौलाना साहब हुकूमत का साथ ना देते और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ जाते तो हुकूमत किसी भी सूरत में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं करवा सकती थी। तो मौलाना साहब की ये बात सही थी कि आपने जो मेरे साथ वादा किया उसको आप पूरा करें। अब पार्लियामेंट ने जब मदारस से रजिस्ट्रेशन बिल को मंजूर कर लिया है तो सदर को उसके ऊपर दस्तखत कर देने चाहिए थे। लेकिन चलें, अल्टीमेटली मौलाना फजल रहमान साहब की वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात में काफी पेशरफ्त हुई और ये तवक्को की जा रही थी कि अब ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, मदारस रजिस्ट्रेशन बिल तो पास हो गया, सदर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, लेकिन एक नई बात चलनी शुरू हो गई कि हो सकता है कि कोई सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए
जो बिल पास हुआ है उसके ऊपर दस्तखत ना किए जाएं, बल्कि एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए। लेकिन चले, अल्टीमेटली मामला चलता चलता आज उसका कंक्लूजन हो गया, मामला खत्म हो गया और मौलाना फजल रहमान साहब के जो इतराजात थे, जो गिले शिकवे थे, जो शिकायतें थी, जो नाराजगी, गुस्सा था, वो अब खत्म हो चुका है। सदर जरदारी साहब ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये कानून बन चुका है। मौलाना फजल रहमान साहब अब खुश हैं, राजी हैं, मसला हल हो गया। चलें, अच्छी बात है। अच्छा जी, इसके अलावा ग्रैंड अमन जिरगा कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहदा कराने में नाकाम हो गया है। ये आपको पता है कि काफी दिनों से ये मामला चल रहा है, बल्कि पहले तो ये नेशनल लेवल का मामला था। मेरा ख्याल है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लेवल का मामला बनता चला जा रहा है और इस सारे मसले को बड़ा डिस्कस भी किया जा रहा है और मामला ये है भी बड़ा हाईलाइटेड कि लड़ाई है दो पार्टीज के दरमियान, दो कबाइल के दरमियान, दो ग्रुपों के दरमियान। और आहिस्ता आहिस्ता ये भी है कि ये शायद कोई शिया सुन्नी का कोई तनाज़े है। लेकिन चलें, ये अब मामला बढ़ता बढ़ता इस हद तक पहुंच चुका है कि लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत 20 में पूरी कोशिश कर रही है, ग्रैंड अमन जिरगा 20 में बन चुका है, दोनों कबाइल के दरमियान सुलह करवाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ताहाल इसमें भी कामयाबी नहीं हो रही। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि लोगों को बड़ी सारी मुश्किलात का और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, आमदरफ्त नहीं हो रही और लोग डरे सहमे और छुपे बैठे हुए हैं। खुराक की कमी का भी शिकार हैं, हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अद्वियात बर वक्त नहीं पहुंच रही और अद्वियात बर वक्त ना पहुंचने की वजह से बहुत सारे लोगों की अमवात हो रही हैं। बल्कि यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चों की अमवात हो चुकी हैं मेडिसिन बर वक्त ना पहुंचने की वजह से। लेकिन इन दो कबाइल के दरमियान अभी ताहाल लड़ाई का सिलसिला जारी है। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी इसे खत्म अभी तक नहीं किया जा सका और इन दो कबाइल की लड़ाई के दौरान तकरीबन 130 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और ग्रैंड अमन जिरगा इसमें पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये मसला हल हो जाए, बल्कि ये मसला हल होने के बड़ा करीब पहुंच चुका था। दोनों कबाइल के दरमियान कुछ मुआहदे हुए और इसको एक रिटन फॉर्म में लेके आया गया, एक तहरीरी शक्ल में लेके आया गया। एक कबीले ने तो उसके ऊपर दस्तखत कर दिए और यह बात तय पा गई कि अब इन दोनों कबाइल के दरमियान जंग नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और इनके पास जो हथियार हैं वो हुकूमत की तहवील में दे दिए जाएंगे। लेकिन मसला फिर भी हल ना हो सका। एक कबीले ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, उसके ऊपर दस्तखत कर दिए और ये वादा कर लिया कि वो अपने हथियार जमा करवा देंगे। लेकिन दूसरे कबीले को वक्त दिया गया कि आप मजीद 1-2 दिन इसके ऊपर सोच विचार कर लें। लेकिन इसके बावजूद भी मसला हल होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। और इस हवाले से खबर यह है कि तनाजे के एक फरीक के मिशरान ने अमन मुआहदे पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। पाराचनार मरकजी शाहरा 2 अक्टूबर से बंद पड़ी है। पाराचनार समेत अपर कुरम के 100 से जायद इलाकों का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ते है। खाने पीने का जखीरा खत्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दहशत गर्दी में 130 अफराद की जानें गई, जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत के बायस बच्चों और बुजुर्गों समेत दर्जनों लोग इलाज मुआवजा न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मरकजी सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन का धरना जारी है। कुरम के मुजाहरीन से यकजहती के लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, जंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने जारी हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है और लोग परेशान हैं। अच्छा, ये मामला मैं समझता हूं कि इसको अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से, जरगे के जरिए से हल होना चाहिए। लेकिन अगर अल्टीमेटली ये मसला हल नहीं होता तो फिर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। अब स्टेट एक तरफ इस इंतजार में बैठी है कि जी ये केपीके का मसला है, केपीके हुकूमत को इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए, उन्हें ये मसला हल करना चाहिए। अब स्टेट इसके ऊपर कोई इस तरह का एक्शन लेने को तैयार नहीं है कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम आ जाए और केपीके हुकूमत शायद इस वजह से खामोश बैठी है। एक अमन जिरगा बना दिया गया और पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मामला खराबी की तरफ ना जाए और उनका शायद वोट बैंक मुतासर ना हो। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये मामला अच्छे तरीके से जिरगे के जरिए से हल नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह तो मामला नहीं ना चल सकते कि दो कबीलों के दरमियान लड़ाई है, उसकी वजह से हजारों और लाखों लोग मुश्किलात का शिकार हैं, रास्ते बंद पड़े हैं, खुराक नहीं पहुंच रही, अद्वियात नहीं पहुंच रही। तो इस मसले को किसी न किसी तरह से हल तो होना चाहिए।
तो मैं समझता हूं कि अगर पुरअमन तरीके से यह मसला हल नहीं होता तो इसमें स्टेट को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, केपी की हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि इसमें ताकत का इस्तेमाल अगर करना पड़े तो करना चाहिए और इस मसले को हर सूरत में हल होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2024 में अब तक कितने अरब डॉलर पाकिस्तान में भेजे हैं? आपको पता है कि इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कॉल दी हुई है कि जब तक हमारे मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते या जब तक हमें इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि हुकूमत मुज़ाकरात करने में संजीदा है और जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता, आपने उस वक्त तक पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं भेजनी। मतलब कि आपने पाकिस्तान में जो पैसे भेजने हैं, डॉलर भेजने हैं, रियाल भेजने हैं, पाउंड भेजने हैं, वो आपने लीगल तरीके से नहीं भेजने, उसको आपने इलीगल तरीके से भेजना है। मतलब कि आपने किसी नाजायज तरीके से या हुंडी के जरिए से भेजना है। तो अब एक तो बात ये डिस्कस करेंगे कि अब तक की खबर के मुताबिक बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में कितने अरब डॉलर भेजे हैं? समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर 2024 तक 21 अरब 5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 38.7% ज्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ डॉलर की तरसीलाते ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% जायद हैं। जबकि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर भेजे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। सऊदी अरब और अमारात के अलावा दीगर खलीजी मुल्कों से 3 अरब 17 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। अच्छा जी, अब हुकूमत इसके ऊपर यह कह रही है कि जी इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी और ओवरसीज पाकिस्तानियों को यह रिक्वेस्ट की थी कि आपने पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजने और रेमिटेंस आपने नहीं भेजनी, मतलब कि लीगल तरीके से आपने पैसे नहीं भेजने। तो हुकूमत का यह मौकफ है कि इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की यह तहरीक बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हालांकि मैं समझता हूं कि अभी फिलहाल इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता, ये डिटरमिन नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हुई है, क्योंकि ये जो फिगर्स बताए जा रहे हैं ये जनवरी से लेकर नवंबर तक हैं, जबकि इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की तहरीक तकरीबन 20 दिसंबर के बाद शुरू हुई है। तो लिहाजा अभी फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब की तहरीक बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि सिविल नाफरमानी की यह तहरीक इमरान खान साहब को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, हुकूमत भी संजीदा नजर आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी संजीदा नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए और जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल जाता उस वक्त तक यह तहरीक शुरू नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर यह तहरीक जारी रही तो अमकान है इस बात का कि ये तहरीक बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी। अच्छा जी, अब बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब की। अच्छा, बाज लोग इस तरह के होते हैं कि उन्हें कोई ना कोई चवल मारने की आदत होती है और उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात करनी होती है, कोई ना कोई ऐसी हरकत करनी होती है और कोई ना कोई ऐसी टांग अड़ानी होती है और उनकी ये कोशिश होती है कि दो लोगों के दरमियान अगर कोई इख्तलाफात हैं और वो आपस में कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, आपस में बैठना चाहते हैं, आपस में बातचीत करना चाहते हैं, तो वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। तो मैं समझता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब भी एक उसी तरह का एक करैक्टर है कि जो कि नहीं चाहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है वो किसी नतीजे पर पहुंच सके। और मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने अल्फाज के जरिए, अपने डायलॉग के जरिए और अपने ट्वीट के जरिए कि किसी तरह से ऐसा मुमकिन ना हो सके कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो सके। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल भी एक ट्वीट की थी इमरान खान साहब के खिलाफ, उन्होंने बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए, उसकी मजम्मत भी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और आज उन्होंने एक उसी तरह की और ट्वीट कर दी है और इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। बल्कि इसके ऊपर शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि मुज़ाकरात कमजोरी की अलामत नहीं, वजीर आजम मुज़ाकरात पर संजीदा हैं तो इन मस्करों को लगाम डालें। अब वो ख्वाजा आसिफ साहब को मसखरा कह रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात के मामले में आप संजीदा हैं और इसका कोई ना कोई आप पॉजिटिव नतीजा चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब को लगाम डालें, इसका मुंह बंद करवाएं और इसको रोकें, मना करें कि वो इमरान खान के खिलाफ इस तरह की ट्वीट ना करे। ख्वाजा आसिफ साहब ने अब जो ट्वीट की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, आप इसके ऊपर फिर अपनी राय का इजहार कीजिएगा।
कहते हैं जी, फलस्तीन में नस्लकुशी, 50,000 शहीद, हजारों बगैर ट्रायल के कैद, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अजीब तजाद है कि तरक्की याफ्ता मुहज़्ज़ब दुनिया इस कत्ले आम में न सिर्फ खामोश है बल्कि इसराइल को इस बर्बादी के लिए असला और मालो दौलत फराहम कर रही है। मगर वहद एटमी सलाहियत वाले इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में एक इंतहाई करप्ट, झूठा और खैरात की रकूम खाने वाले सियासी बहरूपिये के लिए उनके नाम निहाज जमीर को खुरक हो रही है। कोई और नहीं तो पाकिस्तान में यूथ ये जिन्होंने मुख्तलिफ रूप दहारे हैं। गौर फरमाएं। तो अब ख्वाजा आसफ साहब ने कल भी इसी तरह की एक ट्वीट की थी, आज भी इसी तरह की एक ट्वीट कर दी है। तो मैं समझता हूं कि वट एवर जो भी मामलात हैं, आप बात करना चाहें कर सकते हैं, तनकीद करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सूरत हाल अब थोड़ी सी नाजुक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अगर मुज़ाकरात के दरमियान में आप इस तरह की बात करेंगे तो इससे मुज़ाकरात में खराबी आएगी। जब तक इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल जाता, उस वक्त तक ख्वाजा आसफ साहब को चाहिए कि वो अपना मुंह बंद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।